हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट की बिल्कुल अंतिम इंपॉर्टेंट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप सभी लोगों के बहुत ही अच्छे कमेंट्स के लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। हमने आपको पहले ही बताया था कि आपको लगातार 2 क्लासेस आपके यूपी टेट के एग्जाम तक देंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कल सुबह हमने आपको संस्कृत की क्लास दी थी, कल शाम को हिंदी की क्लास दी थी। आज उसी वन लाइनर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए जो कि आपके पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस से संबंधित हैं। देखिए, ईवीएस बहुत ईजी है लेकिन इसमें थोड़ा टॉपिक ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं, तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। हमने संस्कृत की पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दी है, वहां से आप उन दोनों पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो पर्यावरण के क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मॉडल पेपर आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसके पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही जल्द वहां भी आपको बहुत ही रोचक मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? कौन सा जीव ऐसा होता है जिसे हम किसानों के मित्र के रूप में जानते हैं? तो आपको पता होगा दोस्तों, केंचुआ जो होता है वो क्या करता है, वो जमीन को उपजाऊ बनाता है, वो जमीन को अंदर से खोखला कर देता है जिससे वो उपजाऊ हो जाती है। इसलिए केंचुए को क्या कहते हैं? किसानों के मित्र के रूप में जाना जाता। चूहे को किसानों के शत्रु के रूप में जाना जाता, क्योंकि वो जो पौधे उगते हैं उनको जड़ों से काट देता है जिससे वे आगे ग्रोथ उनकी रुक जाती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के जैविक कारक का नाम बताइए। तो दोस्तों, पर्यावरण के जैविक कारक की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपके मुख्य रूप से 3 घटक आ जाते हैं। कौन कौन से? एक आपका उत्पादक होता है, दूसरा आपका उपभोक्ता होता है और तीसरा आपका अपघटन करता होता है। ये तीनों मुख्य रूप से आपके जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। जब भी आप लोग ईवीएस पढ़ते हैं तो आपका ये जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा और सबसे पहले शुरू किए जाते हैं। आपके यूपी टेट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर देखने को मिलेंगे। अगला आपका 3rd नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जीवाणु एवं कवक पर्यावरण के किस प्रकार के सहायक होते हैं? तो दोस्तों, आपके जीवाणु हो गए जो बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु जिनको हम कहते हैं। इसके अलावा कवक जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो सड़ी गली चीजें होती हैं, जो बिल्कुल सड़ जाती हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है, उनको साफ कर देते हैं। कैसे? ये अपघटनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इन चीजों को बिल्कुल उनसे जो कह सकते हैं हम लोग, पूरे हवा में जो कीटाणु फैलने लगते हैं, जो उनकी गंदगी फैलने लगती है, उसको ये अपघटनकर्ता साफ कर देते हैं, उसको चट कर जाते हैं। अगला 4th नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन फेवलेट को किसके लिए बनाया गया? तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, उस समय आपको करंट के तौर पर दिया गया था, लेकिन ये आपका ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फेवलेट मोबाइल और टैबलेट को मिला करके बनाया गया एक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। और आगे क्या लग गया? ग्रीन लग गया, यानी कि ग्रीन फेवलेट जो बनाया गया था ये छोटे किसानों के लिए, कह सकते हैं हम लोग जो कम खेती करते हैं या जिनके पास पूंजी कम है, उन किसानों के लिए बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था, जो कि मुख्य रूप से उनकी फसलों के लिए, उनको किस प्रकार से क्या कार्य करने, उनकी मोबाइल ऐप, ये सब चीजें इसमें दी गई थी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बायोमास किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों, बायोमास का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो ये आपका एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग जो बिल्कुल चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम यूज़ करके जो कचरा बचता है, उसका जैविक कचरा जो बचता है, उससे हम प्राप्त करते हैं। जैसे आपके मूंगफली के छिलके हो गए, गन्ने की खोई हो गई, गन्ने जब पेर लिया जाता है उसके बाद जो उसकी खोई बचती है वो हो गई, चावल की भूसी हो गई, इन सभी चीज़ों से हम बायोमास प्राप्त करते हैं, जो कि कह सकते हैं हम लोग एनर्जी का एक स्रोत है, एनर्जी का एक सोर्स है, जो हम अलग अलग चीजों में प्रयोग में लाते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, डोडो किस श्रेणी का पक्षी है? तो दोस्तों, आप लोगों ने प्राइमरी की बुक्स में क्वेश्चन जरूर देखा होगा। हमने आपको जब पहली क्लास दी थी जिसमें हमने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी, उसमें हमने आपको बहुत ही अच्छे से SCERT बुक्स के बारे में बताया था। SCERT के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो निश्चित तौर पर आपको आगे मदद करेंगे। तो दोस्तों, SCERT में ये चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर की गई कि
कौन से पक्षी कैसे हैं, विलुप्त प्राय हैं कौन से, उसके संकटग्रस्त के अंतर्गत आते हैं, सब चीज़ें आपको इस बुक में जरूर मिल जाएंगी। आपको प्राइमरी और जूनियर की SCERT EVS की बुक जरूर पढ़ लेनी है एग्जाम के पहले, अगर आपको मिल जाती। नहीं तो इसके लिए हम आपके लिए एक बहुत ही सुइटेबल रूप ला रहे हैं। उसके जो फोटोज होंगी उनको क्लिक करके आपको डायरेक्टली जो भी चीजें उसके अंतर्गत आएंगी उनको कवर कर लेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, क्लासेस को डेली देखते रहिए। तो डोडो जो है आपका ये विलुप्त श्रेणी का पक्षी है, यानी कि ये विलुप्त हो चुका है, लगभग पूर्ण रूप से विलुप्त, लगभग नहीं लगभग कई 100 वर्षों पहले ही ये पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमने आपको ये अलग से टॉपिक बताया था कि आपको तिथियां जरूर याद कर लेनी है। यूपी टेट में कम से कम 1 अंक की तो 100% आनी ही है। पिछले 1-2 वर्षों से दो तिथियां जरूर पूछ दी जाती हैं। तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं हम लोग? 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाते हैं। अगला आपका 8th नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन को हम भविष्य के ईंधन के रूप में जानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वर्तमान समय में जो हमारे ऐसे ईंधन हैं जो समाप्त हो रहे हैं, ये आपके कह सकते हैं हम लोग, जो हम पृथ्वी से ईंधन प्राप्त करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए व गैसेज हो गई, ये ईंधन धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो इनके लिए एक प्रकार से अल्टरनेटिव के रूप में हम मुख्य रूप से सौर ऊर्जा का वर्तमान समय में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में हाइड्रोजन भी एक इसका रूप देखने को मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि जब जुलाई में विद्यालय खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, उसी समय आपका जुलाई का जो पहला सप्ताह होता है उसे हम वन महोत्सव के रूप में मनाते हैं, वृक्षारोपण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। 1 जुलाई को प्रारंभ होता है और 7 जुलाई तक ये चलता है, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वन महोत्सव और आपका वन्य जीव दोनों अलग अलग चीजें। वन्य जीव आपका अक्टूबर में आता है, वन महोत्सव 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पृथ्वी का कुल कितना हिस्सा जो है वो जल से ढका हुआ, यानी कि हमारी पृथ्वी है, ये मान लीजिए 100% भाग पृथ्वी है। अब आपको यहां बताना कि कितने भाग में जल है और कितने भाग में हम लोग रहते हैं, यानी कि भूमि है। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर अगर परसेंटेज में बताया जाएगा तो लगभग 71% भाग में क्या है? पानी है, जल है। और इसके अलावा बचा कितना? 29% भाग में पूरी पृथ्वी वसी हुई, यानी कि हम लोग जो पृथ्वी पर रहते हैं वो सिर्फ इसका 29% भाग है। इसी में हम लोग रहते हैं, इसी में खेती करते हैं, इसी में अन्य सभी संसाधन प्रयोग में लाते हैं। और 71% भाग में क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ पानी है। याद कर लीजिएगा, अगर इसकी जरा सी भी वृद्धि हो जाती तो वो हमारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। इसके अलावा अगर आपको सीधे कह सकते हैं हम लोग एक दूसरे रूप में बताते हैं तो 3/4 भाग में हमारा पानी है और लगभग 1/4 भाग में भूमि है। ये दोनों रूप में आप लोगों को याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे हानिकारक गैस कौन सी है? ये हानिकारक लिखा हुआ है दोस्तों, तो सबसे हानिकारक गैस के रूप में हम कार्बन डाइऑक्साइड को जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को जानते हैं। जो सबसे प्रचुर मात्रा में इसमें होती है वो CO2 गैस होती है, इसके बाद SO2 होती है। ये मुख्य रूप से खतरनाक गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत होती है। मेथेन भी इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने वायु की गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये भी मोबाइल ऐप लॉन्च हुए काफी समय हो चुका है और जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस है इसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था। जो हमारी वायु की गुणवत्ता, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसकी जांच के लिए सफर एयर ऐप को लॉन्च किया गया था। सफर एयर ऐप लॉन्च की गई थी। वेदर और हमारी जो एयर क्वालिटी है उसको चेक करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। याद कर लीजिएगा, अभी वर्तमान समय में आपने देखा होगा दिल्ली के आसपास व अन्य क्षेत्रों में आपकी जो एयर क्वालिटी है वो बहुत खराब हो गई है। आपको यहां पर ये चीज भी याद रखनी, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता कि AQI जो है ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आपके वायु प्रदूषण से संबंधित है, वायु गुणवत्ता से संबंधित है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के रूप में इसको हम जानते हैं। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर आपके EBS के एग्जाम में, यूपी टेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से पेड़ को पर्यावरण का दुश्मन कहते हैं? अभी हमने आपको बताया था किसानों के मित्र और किसानों के दुश्मन। अब यहां अगला क्वेश्चन आपके सामने, पर्यावरण का दुश्मन किसको कहते हैं? तो दोस्तों यूकेलिप्टस का पेड़ आप लोगों ने सुना होगा, इसे हम किस रूप में जानते हैं?
ये आपका पर्यावरण के दुश्मन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर जो पानी है, जो हमारा मुख्य रूप से स्रोत होता है पानी का पृथ्वी के अंदर से, उसे खींच लेता है। ये पानी की इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैल जाती हैं और ये दूर दूर तक पानी को सोख लेता है, जिससे पृथ्वी जो है हमारी जो आसपास की भूमि है वो कैसी हो जाती है, कठोर हो जाती है, साथ ही साथ वो धीरे धीरे बंजर होने लगती है। पर्यावरण के दुश्मन के रूप में इसको हम जानते हैं। अगला आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये 1916 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। इस प्रकार के आपके जो संरक्षण अधिनियम है, ये भी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। कॉप सम्मेलन जो अभी आपके हुए थे वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी चीज़ें आपको कवर कराई जा रही हैं। आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी तैयार कर रहे हैं, इन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाइएगा और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाली सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। लगातार सुपर टेट की तैयारी तक के लिए आपको क्लासेस दे रहे हैं और उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि फेब एंड तक आपका जरूर सुपर टेट का भी कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। यही मानकर आपको अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 51,000 होगी। फॉर्म फिल करने वाले बहुत से लोग हैं। यदि आप सोचते हैं कि जब फॉर्म आएगा तब स्टार्ट करेंगे, तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि बाकी 51,000 लोग पहले से ही लगे हुए हैं। तो इस वजह से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है आपके यूपी टेट के एग्जाम में। वन्य जीव संस्थान की हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या याद रखना है? उत्तराखंड देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया 17 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन मुख्यतः किससे बनता है? तो दोस्तों आपको बता दें, जो हमारा कार्बन है, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जितना भी है वो इसका सबसे प्रमुख स्रोत कार्बन होता है। जब ये हमारी पृथ्वी के नीचे करोड़ों वर्षों तक दबा रहता है तो ये रिएक्शंस के द्वारा, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिससे ये जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाता है, जो हमें अलग अलग रूप में प्राप्त होता है। पेट्रोलियम हो गए, आपके कई चीज़ें इसके अंतर्गत हमको प्राप्त होती हैं, ये सभी इसके रूप में जानी जाती हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का नाम बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? नवीकरणीय स्रोत में आपका यूरेनियम मुख्य रूप से आ जाता है, जो हम ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप काफी बार देख चुके होंगे, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से आप लोग गलत कर देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, जलता हुआ कोयला कौन सी गैस छोड़ता है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पहले भी आपको बता चुके हैं कि बंद कमरे में कोयले की अंगीठी को नहीं रखा जाता, कोयला जलती हुई अंगीठी नहीं रखी जाती, क्योंकि मुख्य रूप से उससे ऐसी गैसें निकलती जो हमें श्वसन लेने में प्रॉब्लम कर सकती हैं। इसमें सल्फर का नाम सबसे प्रमुख आता है, सल्फर आपका पहले आ जाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। सल्फर जब हमारे श्वसन करने में हमारे सांस के साथ अंदर जाती तो ये हमारे श्वसन नली को धीरे धीरे ब्लॉक करने लगती है, इस वजह से दम घुटने से मृत्यु हो जाती है अगर हम बंद कमरे में कोयले से जलती हुई अंगीठी रखते हैं। इसी वजह से इसको मना किया जाता है, ये साइंटिफिक रीजन होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व जल संरक्षण दिवस जो है ये आपका कब मनाया जाता? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च। ऊपर हमने आपको 22 अप्रैल को क्या बताया था, वो हमने आपको पृथ्वी दिवस बताया था, लेकिन अगर हम ठीक एक महीने पीछे चले जाएंगे, 22 मार्च में जाएंगे, तो आप क्या देखेंगे कि विश्व जल संरक्षण दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का जल पुरुष किसको कहा जाता है? तो दोस्तों भारत के जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह जी को जाना जाता है। इन्होंने बहुत तालाब व कह सकते हैं कई ऐसे स्रोत स्थापित किए हैं जो कि जल संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इसलिए इन्हें जल पुरुष के रूप में जाना जाता है। राजेंद्र सिंह जी इनका नाम है, याद कर लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला, और साथ ही साथ कह सकते हैं हम लोग, जो
नॉर्थ इंडिया है, हमारा उत्तर भारत है, इसका पहला बायोटेक पार्क जो है वो लखनऊ में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के साझेदारी के साथ यहाँ पर स्थापित किया है। ये आपका बायोटेक पार्क जो है ये मुख्य रूप से फसलें हो गई हमारी, इसके अलावा जो कह सकते हैं पेड़ पौधे, इन पर निरीक्षण, इनकी परीक्षण और इनसे जुड़ी जानकारी को एकत्रित करने और लोगों तक साझा करने के लिए बनाया गया है। 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या होता है? यानी कि जब एयर पॉल्यूशन होता है उसको डिनोट करने के लिए उसका सबसे अच्छे सूचक के रूप में हम किसको जानते हैं? तो आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, ये भी आपके यूपी टेट के सबसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से एक है, जरूर कई बार पूछा गया। तो लाइकेन क्या है? ये आपका वायु प्रदूषण सूचक है। कई बार आप लोग जल प्रदूषण सूचक के रूप में कराते हैं, जो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन यहां से आपका ऐसा बनेगा कि लाइकेन किसके सूचक के रूप में जाना जाता है या किससे संबंधित रूप में जाना जाता है? वहां पर आपको जल प्रदूषण भी मिलेगा, वायु प्रदूषण भी मिलेगा, मृदा प्रदूषण भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको किस पर टिक करना? वायु प्रदूषण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी पर आप लोगों को टिक करना है। उम्मीद करते हैं अभी तक जितनी भी क्लासेस दी वो आप लोगों ने जरूर देख ली होंगी। इसके अलावा कुछ हमारी पुरानी सिलेक्टेड क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जिन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। हम 2019 तक के क्वेश्चन पेपर्स का, क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें से बन सकते हैं उन सभी को एक एक करके आपके बीच में लाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत अभी हमने आपको क्या बताया था? सौर ऊर्जा है, यानी कि ऐसी ऊर्जा जो समाप्त नहीं हो सकती और हम इसे विकल्प के रूप में मुख्य रूप से सबसे ऊपर ला रहे हैं, क्योंकि यदि हम जीवाश्म ईंधन या इस प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं तो ये एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वैकल्पिक स्रोत जो हमारा है सौर ऊर्जा जो है ये कभी समाप्त न होने वाला ईंधन है, जिसका प्रयोग वर्तमान समय में काफी तेजी से उठ रहा है, देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत की तरफ से पहल की गई थी, विश्व सौर ऊर्जा को लेकर एक संघ स्थापित किया गया है, जो भारत सरकार व फ्रांस के द्वारा स्थापित किया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल सकता भी। हाल ही में अमेरिका भी इस संघ में शामिल हो गया, जो कि 101वां देश हुआ है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट के लिए भी आपके सुपर टेट में आवश्यक है, साथ ही साथ आपके यूपी टेट में भी काफी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो दोस्तों जंगली गधों या घुड़खोर कह सकते हैं या फिर खर कह सकते हैं, इनका जो अभ्यारण्य है वो आपके गुजरात के कच्छ के रण में है। कहां पर है दोस्तों? कच्छ का रण जो है वो मुख्य रूप से जो आपके जंगली गधे हैं इनके लिए प्रसिद्ध है। इसे आपका कह सकते हैं हम लोग जंगली गधों का अभ्यारण्य कच्छ का रण अभ्यारण्य कहलाता है, और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से देखते रहिए, एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या फिर घटता है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, कह सकते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग इसी के कारण होती है। और ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ये आपका ऊष्मीयता, वैश्विक तापमान बढ़ता है, यानी कि हमारा तापमान टेम्परेचर जो है वो क्या इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है। इसे हम दूसरे रूप में ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। जिससे कि क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो ग्लेशियर्स हैं, जो पहाड़ों पर बर्फ जमी है, वो धीरे धीरे पिघल रही है, और हमारा जो सबसे बड़ा स्रोत होता है पीने के पानी का, वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये पूरी बर्फ जो है कहां पर जा रही है? समुद्रों में जा रही है। पीने का सबसे अच्छा स्रोत धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और समुद्रों का पानी बढ़ने से भी एक कह सकते हैं जनजीवन अस्त व्यस्त व खतरा बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने भूभाग पर वन होना अति आवश्यक है? तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि अगर शहरी क्षेत्र की बात की जाएगी, अगर किसी शहर की बात की जाएगी, तो वहां मुख्य रूप से लगभग 33% भाग पर, उस पूरे एरिया के 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना आवश्यक है। ये आपके वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति जो आई थी उसके अंतर्गत कह सकते हैं जरूरी कर दिया गया था। और यही जब बात आती ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो वहां पर इसे 50% कर दिया गया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र
में 50% वन होना आवश्यक है, शहरी क्षेत्र में कम से कम 33% वन होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन पीस क्या है। इस प्रकार के छोटे छोटे पॉइंट आपको याद होने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ग्रीन मफलर हो गया, ग्रीन पीस हो गया, ग्रीन फेवलेट हो गया, ये निश्चित तौर पर आपको मदद करेंगे। तो ग्रीन पीस क्या होता है, ये आपका पर्यावरण की योजना के रूप में इसे जानते हैं, और ये आपकी कह सकते हैं हम लोग जो वनों की स्थापना करके शांति स्थापित करना, इस रूप में हम सीधे सीधे आपको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी का वह हिस्सा जहां पर जीवन यापन होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम जीव मंडल के रूप में जानते हैं। जहां पर जीवन यापन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीव मंडल के रूप में जानते हैं। बाकी आपका जलमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, ये अलग अलग रूप में हम जानते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। तो चिपको आंदोलन जो आपका था, ये वन सुरक्षा, वन संरक्षण को लेकर किया गया था। ये आपका उत्तराखंड में एक आंदोलन किया गया था। वहाँ पर वनों की कटाई को रोकने के लिए, पेड़ से चिपकने को, वहाँ के जो प्रमुख रूप से कह सकते हैं जो इसमें जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, पेड़ों को से चिपक के उनको कटने से रोका। इसे चिपको आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम इसमें मुख्य रूप से आता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, देखिए जल्दी से, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की थी। एनवायरनमेंट का जो अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, जो कि मुख्य रूप से इन सभी चीज़ों को चर्चा करेगा, इन सभी चीज़ों को समझेगा, वो 1980 में स्थापित किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए क्या बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, जो हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, ये सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि रिसोर्सेज उतने कम हो रहे हैं और जो उनको कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या, कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट घट रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, बहुत बड़ा खतरा किसके लिए है, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे जो आने वाली समय है उस सभी के लिए। सभी खतरे बहुत ही ज्यादा हैं, जिसमें सबसे प्रमुख आपका जनसंख्या वृद्धि है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है। इसे हम UNEP के रूप में जानते हैं। कई बार आपके यूपी टेट में पूछा गया। UNEP जो है इसका मुख्यालय नैरोबी कहां पर है, केन्या में स्थित है। यहां पर स्थित है UNEP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के रूप में इसको जानते हैं, जो कि मुख्य रूप से पर्यावरण संबंधित कार्यों को आगे बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यावरण शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो दोस्तों, पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा से बना हुआ शब्द है हमारा पर्यावरण या एनवायरनमेंट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है। तो दोस्तों, अगर हम एरिया के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे अधिक वन जो है वो आपके MP में है। मध्य प्रदेश इसमें नंबर 1 पर आ जाता है, और इसके अलावा नंबर 2 पर आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है। दोनों ही आप लोगों को याद रखने, वन जहां पर सबसे अधिक है उसमें MP का नाम सबसे अधिक, सबसे ऊपर आ जाता है, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, इस वजह से एरिया भी ज़्यादा कवर करता है। मुख्य रूप से यहाँ पर आपको सागौन और साल के वन देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो दोस्तों, सलीम अली आपके पर्यावरण से संबंधित हैं। पर्यावरणविद के रूप में इनको जाना जाता है, पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको जानते हैं, पक्षी विज्ञान या वैज्ञानिक के रूप में भी इनको जाना जाता है। इनके नाम पर एक जम्मू कश्मीर में पूरा अभ्यारण्य भी बनाया गया, सलीम अली अभ्यारण्य, याद कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव कोष वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में किस पशु को लिया गया। WWF का जो आपका चिन्ह है वो आप लोगों को बताना है। तो ये आपका क्या है, जाइंट पांडा है, चाइनीज पांडा के रूप में इसको जानते हैं। ये आपका पांडा जो है ये WWF के प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म किसको कहते हैं। तो साइकस आपका होता है, जिसे हम जीवित जीवाश्म के रूप में जानते हैं। ये आपका जीवित जीवाश्म है, साइकस इसका नाम है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है। तो सीस्मोग्राफ से भूकंप का मापन किया जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर के रूप में जाना जाता है। इसको कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद करते रहिए। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सभी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यहाँ पर सीधे सीधे आपको आंसर मिलने से कि ये भी फायदा रहता है कि आपके दिमाग में सीधे उसका आंसर बैठ जाता है और कभी भी ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। पर्यावरण को बचाने के लिए, वनों को बचाने के लिए संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये आपका जेनेवा में स्थित है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क प्रमाण पत्र किसको दिया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पिछले 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। इको मार्क जो है ये उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। इको मार्क यानी कि जो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को इको मार्क का प्रमाण पत्र दिया जाता है, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छे इस प्रकार के कई प्रमाण पत्र होते हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों सर्वाहारी जो होता है, जो सबसे ऊपर आपका टर्सरी स्टेज में आता है, वो आपका सर्वाहारी के रूप में जाना जाता है, यानी कि वो मांस भी खा लेता है, वो पेड़ पौधे भी खा लेता, फल भी खा लेता है, तो ये आपके सर्वाहारी के रूप में जाना जाता है। ये उच्चतम पोषण स्तर पर होता है। अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, बाकी चीजें हम आपको बता चुके हैं, सीधे सीधे आपको बता देना चिपको आंदोलन कब और किसने प्रारंभ किया था। सभी चीजें अगर क्लियर हो रही हो तो ऐसे ही कमेंट करके आप लोग जरूर बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लगातार हमारी सभी क्लासेस को अगर आपने देख लिया 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं आप लोग यूपी टेट कभी फेल नहीं होंगे। निश्चित तौर पर आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझिए, दिमाग में बैठा लीजिए और रिवीजन करते रहिए। बहुत ही स्पेशल क्लासेस आपके लिए आने वाले समय में ला रहे हैं। आपका 28 नवंबर तक कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे मिस हो जाए या आपके उसमें 20+ मार्क्स ना आए। बस आपको एक एक चीज जैसे बता रहे हैं ठीक उसी क्रम में पढ़ते चलना है। तब तक आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको पुराने पेपर्स जो क्वेश्चंस मुख्य रूप से आए थे वो दिए गए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।